गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया सेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी विभिन्न प्रकार के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें आज का पहला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। वे ईंधन, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे कई पदार्थों का आधार भी होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रो में देखिए, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और कार्बन यानी कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं और ये ईंधन, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे कई पदार्थों का आधार भी होते हैं। ठीक है, नर्सिंग में महत्व। हाइड्रोकार्बन को समझना फार्माकोलॉजी, औद्योगिक रसायन विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान के पहलुओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जो नर्सिंग शिक्षा का एक हिस्सा भी है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। देखिए, हाइड्रोकार्बन को कार्बन परमाणुओं के बीच बंधनों के प्रकार और उनकी संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। देखिए, हाइड्रोकार्बन को निम्न प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे उनके बीच बनने वाले बॉन्ड और उनकी संरचना के आधार पर। ठीक है, जैसे देखिए, पहला है ए एल्केन्स यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो एल्केन होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनकी परिभाषा क्या होती है? एल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, केवल एक बॉन्ड पाया जाता है जिसे एल्केन्स कहते हैं, और इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु के लिए अधिकतम संभव हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, संतृप्त क्यों कहते हैं? संतृप्त इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन के लिए अधिकतम संभव हाइड्रोजन परमाणु इसमें उपस्थित होते हैं। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो एक कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। गुण देखिए क्या होते हैं, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं। यूज एज फ्यूल्स यानी ईंधन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इनके एग्जाम्पल मेथेन, एथेन, प्रोपेन यानी CH4, C2H6 और प्रोपेन यानी C3H8 इनका एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये सभी CnH2n+2 के आधार पर ही निकाले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एल्कीन्स की। एल्कीन्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। एल्कीन्स में कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, जो एल्कीन्स होते हैं, यहां पर एल्कीन्स होगा, एल्कीन्स एल्कीन्स में क्या होता है, इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, और ये असंतृप्त होते हैं क्योंकि इनमें एल्केन्स की तुलना में कम हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, एल्केन्स की तुलना में कम हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने के कारण इन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, यानी कि जितने कार्बन होंगे उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एल्केन्स की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, ये इसका गुण है। प्लास्टिक और सिंथेटिक सामग्री के उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल एथीन, C2H4, प्रोपेन यानी C3H6 होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एल्काइंस की। तो एल्काइंस जो होते हैं ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और इनमें कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड पाए जाने के कारण इन्हें एल्काइंस भी कहते हैं, और ये अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या एल्केन्स की तुलना में कम होती है। ठीक है, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, यानी कि जितने कार्बन होंगे उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन होते हैं और उसमें 2 कम कर दिए जाए। ठीक है, अब देखिए एक बात समझ लीजिए, एल्केन में क्या होते हैं, जितने कार्बन होंगे उसके दोगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। एल्कीन्स में कार्बन के जस्ट डबल हाइड्रोजन होते हैं, और एल्काइंस में जितने कार्बन होंगे उसके दोगुने से 2 कम
हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एल्कीन्स की, देखिए सॉरी एल्काइंस की प्रॉपर्टीज। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो एल्काइंस होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी उच्च क्रियाशील होते हैं। यूज्ड इन वेल्डिंग, इनका इस्तेमाल वेल्डिंग में किया जाता है। वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है और इनके एग्जाम्पल हैं एथाइन C2H2, प्रोपाइन यानी C3H4। नेक्स्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम एरीन्स के नाम से भी जानते हैं और एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित पदार्थ, मतलब जिसमें सुगंध आती है वो एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, एक बेंजीन रिंग या अन्य रिंग संरचनाएं होती हैं जिसमें बारी बारी से सिंगल और डबल बॉन्ड भी होते हैं। ठीक है, ये अपनी संरचना में अनुनाद प्रभाव के कारण स्थिर होते हैं। ठीक है, इसमें रेजोनेंस की व्यवस्था भी पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग पाई जाती है। बेंजीन रिंग क्या होती है, इस तरीके से ये हमारी एक बेंजीन रिंग होती है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड पाया जाता है जिसमें बारी बारी से सिंगल और डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये हमारी होती है बेंजीन रिंग। ठीक है, इसका फार्मूला होता है CnHn, यानी जितने कार्बन होंगे उतने ही हाइड्रोजन होते हैं। तो बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो C6H6 होता है। ठीक है, C6H6 यानी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज नोन फॉर देयर डिस्टिंक्टिव ऑर्डर, यानी इसमें क्या होती है, एक सुगंध आती है। ठीक है, ऑर्डर मीन सुगंध। बेंजीन इसका एग्जाम्पल है, टॉलुइन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन यानी C6H6 और टॉलुइन होता है C6H5CH3, यानी बेंजीन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए और उसमें एक मेथिल ग्रुप जोड़ दिया जाए यानी CH3, तो ये हमारा बन जाता है टॉलुइन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन के नामकरण, किस तरीके से जो हाइड्रोकार्बन है उनका नाम लिखा जाता है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन के लिए एक पद्धति दी गई थी जिसका नाम था IUPAC। IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IUPAC। ठीक है, नामकरण के इस नियम पर निर्भर करते हैं, यानी इसी नियम पर जो भी नामकरण होगा वो किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या करते हैं। सबसे पहले द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन, यानी जो भी कार्बन की एक कार्बन की चेन दे रखी होगी उसमें सबसे लंबी जो कार्बन की चेन श्रृंखला है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ जाए। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप लाइक OH, COOH एक्सेट्रा। फिर उसमें हम देखते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे OH यानी अल्कोहल ग्रुप होता है, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक कार्बनिक यौगिक दे रखा है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड CH3 CH2 CH CO CH3 डबल बॉन्ड O C2H5। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक चेन सिलेक्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की एक श्रृंखला हो गई। 4 कार्बन में क्या होता है, ब्यूटेन होता है। एक में मेथ, 2 में ए, 3 में प्रोप, 4 में ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में हेक्स, 7 में हेप, 8 में ऑक्ट और 9 में नॉन और 10 में डेक। ये 10 तक याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 कार्बन की एक श्रृंखला हो गई। ठीक है, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरे कार्बन पर ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो दूसरे कार्बन पे मिथाइल लगा है, इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथिल 2 या 2 मिथाइल। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, हाँ C2H5 जुड़ा हुआ है तो ये एथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइल। ठीक है, तो 2 एथाइल ब्यूटेन। अब यहां पर देखिएगा क्या लगा हुआ है, COOCH3। ठीक है, यानी COOH जुड़ा हुआ है, यानी OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, और यहाँ पर CH3 ये मिथाइल है। ठीक, तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों, मिथाइल 2 एथिल। ठीक है, मेथिल 2 एथिल, फिर 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन और COO के लिए क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेथिल 2 एथिल ब्यूटेनोएट। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इसी तरीके से देखिए, इसमें देखिए क्या है, COOH, ये क्या है, ओइक एसिड समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम लिखा जाता है ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड हो गया। अब कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन की एक चेन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन,
ठीक, अब देखिएगा इसका नाम क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड को हम इन के नाम से लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड इन और ट्रिपल बॉन्ड आइन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ब्यूट टू इन और ओइक एसिड। ठीक है, ब्यूट 4 के लिए ब्यूट और 2 कार्बन पर इन, ठीक है, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, ब्यूट टू इन और 1 पर लगा है ओइक एसिड, तो ब्यूट टू इन 1 ओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक चैन हमने ये सिलेक्ट करी, 4 कार्बन की चैन है, CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3 और इस पर जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन पर OCH3। ठीक है, अब देखिएगा अब यहां पर CH3 क्या हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, अब इसमें क्या है, ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो छोटा वाला कार्बन यानी मेथॉक्सी और 4 कार्बन की एक चैन है तो इसमें क्या लिखा जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, अब डबल बॉन्ड है दूसरे कार्बन पर तो इन हो जाएगा, तो एन की जगह क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पर मेथॉक्सी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एल्कोक्सी एल्केन ग्रुप का यूपीएससी नाम है। ठीक है, तो ये नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। ठीक है, दूसरे कार्बन पर मेथॉक्सी। ठीक, आगे 4 कार्बन के लिए ब्यूट और दूसरे नंबर पर इन जुड़ा हुआ है तो नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी ब्यूट 2 इन। ठीक है, 2 मेथॉक्सी ब्यूट 2 इन। नेक्स्ट नेमिंग एल्कीन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण देखिएगा। एल्केन्स में क्या करते हैं, एन जोड़ा जाता है, सफिक्स में एन जोड़ा जाता है इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथेन, एथेन। एल्कीन्स में इन जोड़ते हैं तो इसका नाम हो जाता है एथीन और प्रोपीन, और एल्काइंस में आइन जोड़ते हैं तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन और प्रोपाइन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन के रासायनिक गुण। सबसे पहला दहन अपक्रिया, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। ठीक है, यानी जब हाइड्रोकार्बन को हम जलाएंगे तो जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। जैसे देखिए मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। नेक्स्ट योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक यानी जुड़ना। ठीक है, तो एल्कीन और एल्काइन योगात्मक अपक्रियाओं से गुजरते हैं जहां परमाणु द्विबंध या त्रिबंध में जुड़ते हैं। ठीक है, तो एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं, योगात्मक अपक्रिया से गुजरते हैं जहां परमाणु द्वि या त्रिबंध में जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे एथीन, एथीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म एथेन, यानी जब एथीन हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो एथेन का निर्माण होता है। जैसे ये C2H4 यानी एथीन है और हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो ये बनेगा हमारा एथेन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रतिस्थापन अपक्रिया, प्रतिस्थापन में क्या होगा, अलग होना। ठीक है, जैसे योगात्मक क्या जुड़ना, जैसे ये दोनों जुड़ गए और C2H6 बना लिया। ठीक है, अब प्रतिस्थापन अलग होना, सुगंधित हाइड्रोकार्बन के लिए देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन जैसे सुगंधित यौगिक प्रतिस्थापन अपक्रियाओं से गुजर सकते हैं जहां एक हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। देखिए जैसे हमने एक बेंजीन लिया एग्जाम्पल के लिए बेंजीन और क्लोरीन से क्रिया करा दी यानी Cl2 से, तो क्या होगा, यहां से क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। ठीक है, जब बेंजीन के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर एक HCl भी बन जाएगा। तो ये हमारी अपक्रिया होगी प्रतिस्थापन अपक्रिया। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के भौतिक गुण देखिए, गलनांक और क्वथनांक, बड़े हाइड्रोकार्बन के क्वथनांक और गलनांक अधिक होते हैं। ठीक है, बड़े हाइड्रोकार्बन के क्वथनांक गलनांक अधिक होते हैं। घुलनशीलता, हाइड्रोकार्बन अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर होते हैं तथा सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं, यानी जल में नहीं घुलते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। जो कार्बनिक विलायक होते हैं उसमें घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ज्वलनशीलता, मीथेन और इथेन, मीथेन और एथीन जैसे हाइड्रोकार्बन अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। जो मीथेन गैस है और एथीन गैस है ये दोनों अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती हैं और इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन के उपयोग देखिए, क्या है उपयोग, ईंधन, मीथेन और प्रोपेन जैसे एल्केन घरों, उद्योगों और ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले सामान्य ईंधन है। ठीक है, विलायक, बेंजीन जैसे सुगंधित हाइड्रोकार्बन का उपयोग प्रयोगशालाओं और उद्योगों में विलायक के रूप में किया जाता है। ठीक है,
पॉलीमर और प्लास्टिक। एथीन जैसे एल्कीन, जो एथीन होते हैं, एथीन जैसे एल्कीनों का उपयोग पॉलीएथिलीन और पीवीसी वायर जैसे प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। ठीक है। औषधीय उपयोग, कुछ हाइड्रोकार्बन का उपयोग फार्मास्यूटिकल उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि दवाओं और एनेस्थेटिक उपयोग में। ठीक है, जो एनेस्थेटिक्स होते हैं उसके उत्पादन में औषधीय हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन का पर्यावरणीय प्रभाव। देखिए किस तरीके से जो हाइड्रोकार्बन है पर्यावरण पर प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण, हाइड्रोकार्बन के दहन से वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो जो भी हाइड्रोकार्बन है अगर उनको हम जलाएंगे तो वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी, साथ ही साथ उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में कार्बन पाया जाता है। ठीक है। जल एवं मृदा प्रदूषण, ठीक है, जल एवं मृदा प्रदूषण, हाइड्रोकार्बन विशेषकर तेल का रिसाव जलीय जीवन और मृदा की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो ये जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न करते हैं। ऊर्जा विकल्प, प्रदूषण को कम करने के लिए हाइड्रोकार्बन को सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बदलने का प्रयास किया जा रहा है। जो हाइड्रोकार्बन है उनके स्थान पर हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग करें, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण होने से बचाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। नया टॉपिक हमारा क्रियात्मक समूह। इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह का परिचय। देखिए क्या होते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह अणु के भीतर परमाणु या बंधों का जो बॉन्ड होते हैं उनका एक विशिष्ट समूह है जो अणु के रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करता है। यानी जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है, यानी जो भी क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो उसी के आधार पर उसमें रासायनिक गुण भी होंगे। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह रासायनिक व्यवहार को भी निर्धारित करने का कार्य करता है। ये समूह रासायनिक प्रक्रियाओं में यौगिक की प्रक्रियाशीलता यानी उसकी क्रियाशीलता और विशेषताओं के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसा फंक्शनल ग्रुप होगा उसी के अनुसार ये क्रियाशील होंगे। नर्सिंग में महत्व, नर्सिंग में क्या महत्व होता है। क्रियात्मक समूह दवाओं की संरचना, गतिविधि संबंध को समझने में मदद करते हैं, जो कि फार्माकोलॉजी में महत्वपूर्ण होते हैं। यानी जो दवाओं की संरचना है उसमें किस टाइप का क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो उसी के अनुसार वो दवाएं कार्य करती हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्रियात्मक समूह के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, विभिन्न क्रियात्मक समूह अणुओं की जैविक गतिविधि और औषधीय रसायन विज्ञान में उनके उपयोग को भी प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन विज्ञान में सामान्य क्रियात्मक समूह। देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पर कुछ क्रियात्मक समूह दिए गए हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर विभिन्न प्रकार की नर्सिंग परीक्षाओं में उपयोग किया जाता है। मेडिकल लाइन से जो भी जुड़ी हुई एग्जाम्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम, उनमें विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह आते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है और OH ग्रुप बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एल्कोहल, एथेनॉल, मेथेनॉल। ठीक है, OH को क्या कहते हैं हम, एल्कोहल ग्रुप कहते हैं। इसके एग्जाम्पल एथेनॉल, मेथेनॉल आदि होते हैं। प्रॉपर्टीज, गुण क्या है। एल्कोहल आर पोलर, यानी एल्कोहल क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, एंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं, विच इन्फ्लुएंस देयर सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनकी घुलनशीलता और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक के आधार पर, जो क्वथनांक होता है उसके आधार पर ये बॉन्ड का निर्माण करते हैं, और अल्कोहल्स होते हैं जो पोलर होते हैं। ठीक है, ध्रुवीय। केमिकल रिएक्शन, एल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी एल्कोहल जब ऑक्सीडेशन क्रिया करते हैं, जब जो एल्कोहल होते हैं उनका जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होता है। नेक्स्ट, ये हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि दे रखे हैं, जैसे ये एलीन्स। ठीक है, ये हमारा एलीन्स है, साइक्लोएल्केन, हाईली स्ट्रेंड साइक्लोएल्केन। ठीक है, कार्बामेट, लैक्टोन, कार्बोनेट एस्टर, यूरिया, हेमी एसिटल, एसिटल, हेमिकेटल, कैटल। ठीक है, आरसीएन नाइट्राइल होता है, ये एमाइन होता है, RNO2 नाइट्रो, एजाइड। ठीक है, एनामाइन, आइसोसाइनाइड, एजिड्रिन। ठीक है, एजिरिडाइन, और कार्बोडिमाइड। ठीक है, हाइड्राजीन। ये सभी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, तो इनको आप देख लीजिएगा एक बार। ये आयोडीन मोनोक्लोराइड, क्योंकि एक
आयोडीन के साथ एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये आयोडीन पेंटाक्लोराइड है, 5 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, पेंटा हो गया। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, यहाँ पर 7 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं तो हेप्टा हो गया, ठीक है। ये आयोडीन मोनोब्रोमाइड यानी एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो मोनोब्रोमाइड हो गया। आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है, डिसल्फाइड, सल्फोन और थायोएमाइड, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप थे, इनको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप की, ठीक है, यानी सी डबल बॉन्ड ओ। कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को जोड़ लेता है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। देखिए स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, कीटोन्स आदि बनते हैं, ठीक है। जो सी डबल बॉन्ड ओ होता है उसमें एल्डिहाइड बनता है और कीटोन बनता है। एल्डिहाइड का एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन्स का एग्जाम्पल होता है एसीटोन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टीज गुण देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड आर हाईली रिएक्टिव, यानी कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन एटम, ठीक है। यानी किस कारण होंगे हाईली रिएक्टिव, ये इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन एटम के साथ इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन देखिए, एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज करेंगे यानी ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। वाहिल कीटोन्स, जब कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो टिपिकली रेजिडेंस टू ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन क्रिया टिपिकली हो जाती है, ठीक है। अगला देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, COOH होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर COOH, यानी इसमें कार्बोनिल ग्रुप बॉन्डेड टू ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टीज गुण, कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक एंड कैन डिनोट ए प्रोटॉन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, ये अम्लीय होते हैं और प्रोटॉन्स का त्याग करते हैं यानी डोनेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन अंडरगो एस्टरिफिकेशन टू फॉर्म एस्टर्स एंड और रिडक्शन टू फॉर्म एल्कोहल्स। देखिए जब कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टरीकरण क्रिया करते हैं यानी एस्टरिफिकेशन क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, या एल्कोहल्स यानी अपचयन क्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्कोहल्स बनाते हैं, ठीक है। यानी समझ लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टरीकरण क्रिया के द्वारा एस्टर का निर्माण करते हैं और रिडक्शन की क्रिया द्वारा एल्कोहल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप देखिए हमारा एमिनो ग्रुप यानी NH2, ठीक है, ये एमीन समूह है। स्ट्रक्चर NH2, इसमें एक नाइट्रोजन एटम 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है, एक नाइट्रोजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे एमीन्स में क्या होता है, मिथाइलामीन और एनिलीन, ठीक है, मेथिलामीन और एनिलीन इसके एग्जाम्पल हैं। प्रॉपर्टीज, एमीन्स आर बेसिक इन नेचर, एमीन्स प्रकृति में क्षारीय होते हैं एंड नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, और नाइट्रोजन जो होती है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, एमीन्स कैन एक्ट एज बेसिस, रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, यानी एमीन क्या होते हैं, ये बेस की तरह कार्य करते हैं। एमीन्स जो है वो बेस की तरह यानी क्षार की तरह कार्य करते हैं और अम्ल के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा एस्टर ग्रुप यानी COO, ठीक है, COO एस्टर ग्रुप देखिए क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप एक ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा होता है, यानी एक कार्बोनिल ग्रुप एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, विच इज आल्सो बॉन्डेड टू अनदर कार्बन, जो एक दूसरे कार्बन के साथ भी जुड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है एस्टर ग्रुप के, एस्टर्स जैसे एथिल एसीटेट, मेथिल फॉर्मेट, क्या हो जाएंगे, एथिल एसीटेट और मेथिल फॉर्मेट। प्रॉपर्टीज गुण क्या है, एस्टर है प्लीजेंट स्मेल, यानी एस्टर्स में एक स्मेल आती है, सुगंधित स्मेल आती है, ठीक है, एंड आर कॉमनली फाउंडेड इन परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग, और इनका उपयोग फ्लेवरिंग के रूप में या परफ्यूम बनाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, एस्टर्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टरिफिकेशन, यानी एस्टर्स क्या करते हैं, अल्कोहल्स के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, इस क्रिया को एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। जब एस्टर्स की क्रिया किसके साथ की जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ किया जाए तो ये अल्कोहल्स का निर्माण
करते हैं और इस क्रिया को एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एमाइड ग्रुप CONH2। देखिए CONH2 यानी एमाइड ग्रुप क्या है, इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक नाइट्रोजन बॉन्ड और एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। देखिए CO क्या है, एक क्या है कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें एक नाइट्रोजन परमाणु और दो हाइड्रोजन परमाणु इससे जुड़े होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एमाइड्स, एमाइड्स में एसिटामाइड और यूरिया इसके एग्जाम्पल है। CONH2 के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एसिटामाइड और यूरिया। प्रॉपर्टीज, एमाइड आर टिपिकली पोलर, यानी ये कैसे होते हैं, ये पोलर होते हैं। ठीक है, कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, एमाइड कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमीन, यानी जब एमाइड हाइड्रोलिसिस क्रिया करता है, यानी एमाइड का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, एमाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स बनते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है नाइट्रेट ग्रुप यानी NO3। स्ट्रक्चर क्या है इसका, NO3 यानी एक नाइट्रोजन परमाणु तीन ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होता है। एक नाइट्रोजन परमाणु तीन ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, इस ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप कहते हैं या नाइट्रेट ग्रुप कहते हैं। एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रिक एसिड, क्या हो जाएंगे, नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रिक एसिड। प्रॉपर्टीज, गुड देखिए, नाइट्रेट्स आर ऑफन एक्सप्लोसिव एंड आर यूज्ड इन फर्टिलाइज एंड एक्सप्लोसिव्स। प्रॉपर्टीज देखिए, नाइट्रेट्स क्या होते हैं, आर ऑफन एक्सप्लोसिव, यानी ये विस्फोटक पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो नाइट्रेट ग्रुप है ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है और इसका उपयोग उर्वरक और विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। ठीक है, एक्सप्लोसिव्स यानी विस्फोटक। केमिकल रिएक्शन, नाइट्रेट्स कैन अंडरगो रिडक्शन टू फॉर्म नाइट्राइट्स। ठीक है, जब नाइट्रेट्स का रिडक्शन किया जाता है, अपचयन किया जाता है तो नाइट्राइट्स बनते हैं। ठीक है, नाइट्रेट का अपचयन करने पर नाइट्राइट्स बनते हैं। हैलाइड ग्रुप, हैलाइड ग्रुप यानी X। ठीक है, क्या होते हैं हैलाइड ग्रुप, हैलाइड यानी हेलोजन, हैलाइड में क्या होते हैं, हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं। ए हेलोजन एटम सच एज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन बॉन्डेड टू ए कार्बन एटम। ठीक है, जो हेलोजन परमाणु है जैसे HCl, Bri यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब किसी कार्बन एटम के साथ जुड़ जाते हैं तो हैलाइड का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल एल्काइल हैलाइड, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, ठीक है, ब्रोमोएथेन। ठीक है, इस तरीके से ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज, गुड देखिए क्या है, एल्काइल हैलाइड आर ऑफन यूज्ड एज सॉल्वेंट्स इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ठीक है, एल्काइल हैलाइड का उपयोग ब्लैक के रूप में किया जाता है और इनका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार जो फैक्ट्रियां है, उद्योग है, उसमें किया जाता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, दे कैन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, जो एल्काइल हैलाइड है ये प्रतिस्थापन अपक्रिया द्वारा न्यूक्लियोफाइल्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन अपक्रिया द्वारा क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एल्काइल ग्रुप, एल्काइल समूह देखिए R, एल्काइल ग्रुप क्या है, R। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम, यानी एक कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, वेयर R रिप्रेजेंट ए हाइड्रोकार्बन चेन, और R जो है वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल मेथिल CH3 एथिल C2H5। ठीक है, जो एल्काइल ग्रुप के एग्जाम्पल हमारे क्या हो जाएंगे, मेथिल, एल्किल, यानी जो मेथेन, एथेन वगैरह होते हैं एल्केन्स में जब एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दिया जाए तो एल्काइल ग्रुप बनता है। ठीक है, जैसे CH3 मेथिल, C2H5 एथिल। प्रॉपर्टीज, एल्किल ग्रुप आर नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, आद्रव्य होते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन देखिए, एल्काइल ग्रुप डू नॉट अंडरगो मेनी रिएक्शंस बट दे कैन अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ अदर ग्रुप दे आर अटैच्ड टू। ठीक है, एल्काइल ग्रुप डू नॉट अंडरगो मेनी रिएक्शन, यानी एल्काइल ग्रुप विभिन्न प्रकार की रिएक्शन नहीं करता है, यानी रिएक्टिव कम रिएक्टिव होता है, बट दे कैन अफेक्ट, लेकिन ये रिएक्टिविटी को प्रभावित भी कर सकता है। ठीक है, यानी ये विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस नहीं करता है लेकिन रिएक्टिविटी को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के दूसरे ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन फार्माकोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। देखिए क्या है, दवा डिजाइन और क्रिया का तंत्र, यानी जो फंक्शनल ग्रुप है उसका उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाओं को बनाने में किया जाता है।
क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग टाइप की होती है। जिस दवाई में जिस प्रकार का भी जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा वह उसी के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन दवाओं में एमीन समूह जुड़ा होता है। जो पेनिसिलिन दवा होती है उसमें एमीन समूह जुड़ा होता है। ठीक है, इसे बैक्टीरिया कोशिका भित्तियों के साथ परस्पर क्रिया करने की अनुमति देता है। जबकि एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, मानव शरीर में अवशोषण और उपापचय क्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जैव उपलब्धता। जैव उपलब्धता के लिए देखिए, दवाओं के क्रियात्मक समूह शरीर में उनकी घुलनशीलता, अवशोषण, वितरण और निष्कासन को निर्धारित करते हैं। जैसे ध्रुवीय क्रियात्मक समूह हाइड्रोक्सिल समूह वाली दवाएं पानी में अधिक घुलनशील होती हैं और मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित करना आसान होता है। ठीक है, रिसेप्टर्स के साथ क्रिया देखिए, रिसेप्टर्स के साथ क्रिया क्या है? कई दवाएं शरीर में विशिष्ट रिसेप्टर के साथ अंतःक्रिया करके कार्य करती हैं और ये अंतःक्रियाएं दवा के अणुओं में क्रियात्मक समूह पर निर्भर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट विषाक्तता और दुष्प्रभाव। विषाक्तता और दुष्प्रभाव, कुछ क्रियात्मक समूह जैसे नाइट्रेट्स और हैलाइड्स विषाक्त हो सकते हैं, जिससे दवाओं की सुरक्षा प्रोफाइल प्रभावित हो सकती है। ठीक है, जैसे क्रियात्मक समूह नाइट्रेट्स हैं, ठीक है, और हैलाइड है, ये विषाक्त हो सकते हैं जिससे दवाओं की सुरक्षा प्रोफाइल को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आइसोमेरिज्म यानी समावयवता। क्या है बच्चों? समावयवता। आइए जानते हैं क्या है समावयवता। ये हमारा आज का अगला टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टू आइसोमेरिज्म, समावयवता का परिचय, परिभाषा देखिएगा। समावयवता वह घटना है जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक का अणुसूत्र समान होता है, लेकिन संरचनात्मक व्यवस्था या स्थानीय का विन्यास भिन्न होते हैं। यानी समावयवता में क्या होता है, इसमें जो यौगिक का अणुसूत्र होता है वो बिल्कुल समान होता है, लेकिन उसकी संरचनात्मक यानी उसका स्ट्रक्चर अलग अलग हम रूप से बना सकते हैं। यानी उसकी संरचनात्मक व्यवस्था अलग होगी और उसका अणुसूत्र समान होगा। ठीक है, नर्सिंग में महत्व, आइसोमेरिज्म में यह समझने में महत्वपूर्ण है कि एक ही रासायनिक संरचना वाले विभिन्न दवा अणुओं में संरचना में भिन्नता के कारण अलग अलग जैविक प्रभाव हो सकते हैं। ये फार्माकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या करता है नर्सिंग के क्षेत्र में, ये समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि एक ही रासायनिक संरचना वाली दवाइयां भिन्न भिन्न प्रकार की संरचना के कारण अलग अलग जैविक प्रभावित, मतलब जो जैविक संरचना है उसको प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म यानी समावयवता के प्रकार। आइए जानते हैं टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, समावयवता के प्रकार। आइसोमेरिज्म कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, यानी आइसोमेरिज्म को हम दो प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं यानी वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए, पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समावयवता और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये दो प्रकार की समावयवता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। ठीक है, पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समावयवता। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तब होती है जब अणु के भीतर परमाणुओं की संयोजकता अलग अलग होती है। ठीक है, यानी अणु के भीतर परमाणुओं की संयोजकता अलग अलग होती है तो वहां पर संरचनात्मक समावयवता पाई जाती है। संरचनात्मक समावयवता के भी कई प्रकार हो सकते हैं। देखिए कौन कौन से प्रकार हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। पहला है चेन आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखला समावयवता। विवरण देखिए, क्या है श्रृंखला समावयवता? इस प्रकार की समावयवता तब होती है जब किसी अणु में कार्बन श्रृंखला को विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी कार्बन चेन श्रृंखला में क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म में उसमें जो चेन होती है, कार्बन की चेन होती है, उसको विभिन्न टाइप से हम रख सकते हैं, विभिन्न प्रकार की संरचनाओं में वितरण कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए एक सीधी श्रृंखला या शाखित श्रृंखला, इसमें एक सीधी श्रृंखला भी हो सकता है या उसमें एक शाखाएं भी बनी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे ब्यूटेन कैन एग्जिस्ट एज एन ब्यूटेन ए स्ट्रेट चेन और आइसोब्यूटेन ए ब्रांच चेन। ठीक है, जैसे ब्यूटेन को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। ब्यूटेन को
किस प्रकार लिख सकते हैं, अगर हम ब्यूटेन को सीधी चेन के रूप में लिखें तो उसका नाम एन ब्यूटेन होता है, और शाखाएं बनाते हैं अगर ब्यूटेन में तो ये इसका नाम आइसोब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट पोजिशनल आइसोमेरिज्म यानी स्थिति समरूपता। स्थिति समरूपता क्या होती है, ये तब होती है जब क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी कार्बन श्रृंखला पर विभिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं, यानी जो क्रियात्मक समूह है वो अलग अलग स्थान पर जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी क्रियात्मक कोई एक ऐसी श्रृंखला लें, ठीक है, कार्बन की एक ऐसी श्रृंखला लें और उसमें विभिन्न स्थानों पर क्रियात्मक समूह को जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार की समरूपता को स्थिति समरूपता कहते हैं। जैसे ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 2 ऑल बोथ हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल इनके फार्मूला जो होते हैं अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन इनमें OH ग्रुप अलग अलग स्थान पर जुड़े होते हैं। जैसे ब्यूटेन 1 ऑल में पहले कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है और ब्यूटेन 2 ऑल में दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, और इसका फार्मूला जो होता है C4H10O होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की समरूपता स्थिति समरूपता कहलाती है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप समरूपता। देखिए क्रियात्मक समूह समरूपता तब उत्पन्न होती है जब समान अणुसूत्र वाले अणुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं। देखिए जैसे क्रियात्मक समूह समरूपता क्या होती है, इसमें एक चेन ले कार्बन की एक श्रृंखला होती है जिसमें अणुसूत्र समान होते हैं। ठीक है, समान अणुसूत्र वाली एक क्या ले, एक समान अणुसूत्र वाला, ठीक है, एक चेन ले, ठीक है, यौगिक कार्बनिक यौगिक, और उसमें भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह को जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार की समरूपता को हम क्रियात्मक समूह समरूपता कहते हैं। जैसे इथेनॉल में C2H5OH यानी एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और डाइमेथिल ईथर में क्या है CH3OCH3 यानी इसमें ईथर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बोथ हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O, यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, ध्यान रखना। जैसे C2H5OH में क्या है, एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और CH3OCH3 में ईथर ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें फंक्शनल ग्रुप तो अलग अलग है लेकिन इनका अणुसूत्र क्या है, समान है, जो कि कितना है C2H6O, यानी इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें 6 हाइड्रोजन है तो 5 और 6 हाइड्रोजन यहां भी हो गए, और इसमें 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन यहां भी है, 1 ऑक्सीजन यहां भी है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th टाइप का हमारा चौथे प्रकार का आइसोमेरिज्म देखिए, टॉटोमेरिक आइसोमेरिज्म क्या होती है। टॉटोमेरिक आइसोमेरिज्म एक विशेष प्रकार की समरूपता है जहां समरूपताएं साम्यावस्था में होती हैं तथा प्रोटॉन के प्रवास द्वारा आसानी से एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं। ठीक है, टॉटोमेरिक आइसोमेरिज्म में क्या होता है बच्चों, इसमें समरूपता साम्यावस्था में होती है, जो आइसोमेरिज्म होती है वो साम्य अवस्था में होती है तथा प्रोटॉन के प्रवास द्वारा, यानी प्रोटॉन के स्थान बदलने के कारण आसानी से एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती है। एग्जाम्पल एसिटोएसिटिक एसिड एन इनॉल। ठीक है, जो एसिटोएसिटिक एसिड और इनॉल टॉटोमेरिक आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। द कीटोएनॉल टाइटोमेरिज्म इज कॉमन इन मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो एसिटोएसिटिक एसिड को हम क्या कर सकते हैं, कीटो और एनॉल इसमें हम तोड़ सकते हैं, तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, टॉटोमेरिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या है, इस प्रकार की समरूपता तब होती है जब एक यौगिक खुली श्रृंखला यानी चक्रीय और अचक्रीय दोनों रूप में मौजूद हो सकती है। ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म तब होती है जब एक यौगिक खुली श्रृंखला यानी चक्रीय और अचक्रीय यानी एक बंद श्रृंखला या खुली श्रृंखला दोनों में मौजूद हो सकती है। जैसे ब्यूटाडाइइन CH4H6 कैन एग्जिट इन बोथ एन ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी C4H6 यानी ब्यूटाडाइइन को हम ओपन चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों में व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो ये रहे हमारे ये 5 टाइप थे, जो कि कौन से थे हमारे बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कौन कौन से हैं। पहला चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चौथा टॉटोमेरिक आइसोमेरिज्म, पांचवा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि हमारा सेकंड आइसोमेरिज्म है।
स्टीरियो आइसोमेरिज्म तब होता है जब अणुओं का आणविक सूत्र समान होता है। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, अणु सूत्र समान होता है, ठीक है, लेकिन उसको लिखने के ढंग अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो आणविक सूत्र समान होता है और परमाणु की संयोजकता भी समान होती है, लेकिन परमाणु की स्थानिक अवस्था भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। जो परमाणु की स्थानिक व्यवस्था है वो अलग अलग होती है। तो इसमें भी टाइप है, देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। यह एक द्विबंध या वलय प्रणाली के चारों ओर प्रतिबंधित घूर्णन के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिस्थापन समूहों की विभिन्न स्थानिक व्यवस्था होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक द्विबंध या वलय प्रणाली के चारों ओर प्रतिबंधित घूर्णन के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिस्थापन समूहों की विभिन्न स्थानिक व्यवस्था होती है। और इसके प्रकार देखिए क्या है, पहला है सिस आइसोमेरिज्म और दूसरा ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस आइसोमेरिज्म में क्या होता है बच्चों, देखिएगा, द सब्स्टिट्यूट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड और रिंग, ठीक है। यानी जो भी यौगिक है हमारा, उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड या रिंग एक ही साइड होती है। यानी जो हमारा यौगिक है उसमें डबल बॉन्ड या रिंग एक ही साइड होगी, तो इस प्रकार की समरूपता को हम सिस आइसोमेरिज्म कहते हैं। और द सब्स्टिट्यूट्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड और रिंग, डबल बॉन्ड और रिंग दोनों अपोजिट साइड होते हैं, तो इसमें ट्रांस आइसोमेरिज्म कहलाती है, ठीक है। एग्जांपल 2 ब्यूटीन यानी C4 एसिड हैज 2 आइसोमर्स, यानी 2 ब्यूटीन को हम दो प्रकार की समरूपता में लिख सकते हैं, जैसे सिस 2 ब्यूटीन, यानी इसमें क्या होगा, मिथाइल ग्रुप सेम साइड में होंगे, जो मिथाइल ग्रुप होगा उसमें सेम साइड में होगा, एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन में मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं, ठीक है। 2 ब्यूटीन में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप एक ही साइड जुड़े होते हैं, ठीक है, इसे सिस आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। और जब मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड में जुड़ा होता है तो उसे ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखिएगा क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तब उत्पन्न होता है जब एक अणु में एक या एक से अधिक किरल केंद्र यानी 4 अलग अलग समूहों में जुड़े हुए कार्बन परमाणु। किरल केंद्र क्या कहलाता है बच्चों, किरल केंद्र वो होता है जिसमें 4 अलग अलग समूहों में कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, जिससे गैर अध्यारोपीय दर्पण छवियां बनती हैं। इसे एनेंशियोमोर भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एनेंशियोमोर भी कहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्टिकल आइसोमेर, ऑप्टिकल का मतलब होता है दर्पण, ठीक है। यानी दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, एक जैसा बनता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें एक या एक से अधिक किरल केंद्र जुड़े होते हैं, ठीक है, जिससे गैर अध्यारोपीय दर्पण छवियां बनती हैं। जैसे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है C3H6O3, ठीक है, हैज 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसे 2 प्रकार की आइसोमेरिज्म में लिख सकते हैं, जैसे L लैक्टिक एसिड और D लैक्टिक एसिड, ठीक है। These are isomers are mirror image and cannot be superimposed on each other। यानी L लैक्टिक एसिड और D लैक्टिक एसिड को हम 2 प्रकार की मिरर इमेज में व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं चिरैलिटी एंड इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। तो चिरैलिटी क्या होता है, चिरैल अणु में एक अणु पर अध्यारोपित ना किए जा सकने वाला दर्पण प्रतिबिंब होता है, ठीक है। यानी दर्पण प्रतिबिंब को हम उस पर अध्यारोपित नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं चिरैलिटी, ठीक है। और एनेंशियोमर में क्या होता है, चिरैल अणुओं के जोड़े होते हैं जो एक दूसरे की दर्पण छवियां होती हैं। एनेंशियोमर में क्या होते हैं, ये एक दूसरे की दर्पण छवियां होती हैं। तो एक दूसरे की दर्पण छवियां ना होना चिरैलिटी, और दर्पण छवियां होना एनेंशियोमर कहलाता है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स समतल ध्रुवित प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में घुमाते हैं, ठीक है। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में घुमाती है। अगर हम दक्षिणावर्त यानी दक्षिण में घुमाते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश को, तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और बाईं ओर घुमाते हैं तो उसे लेवो रोटेटरी कहते हैं। नेक्स्ट डायस्टेरोमेरिज्म। डायस्टेरोमेरिज्म देखिए विवरण, डायस्टेरोमेरिज्म तब बनता है जब स्टीरियोमर्स एक दूसरे की दर्पण छवियां नहीं होते हैं। तो
तो डाइस्टेरोमेरेज में क्या होता है, एक दूसरे की तरफ पर छवियां नहीं होती हैं और उनके भौतिक गुण भी अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल, इन ए मॉलिक्यूल विद 2 और मोर चिरल सेंटर्स, यानी एक अणु में 2 या 2 से अधिक चिरल सेंटर्स हो सकते हैं। द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ दीज सेंटर्स कैन गिव राइज टू डाइस्टेरोमेरिज्म। ठीक है, इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशंस में विभिन्न प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसमें क्या होता है, डाइस्टेरियोमर्स उत्पन्न होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोमेरिज्म इन नर्सिंग, नर्सिंग में आइसोमेरिज्म का महत्व, औषधि विकास। देखिए नर्सिंग में आइसोमेरिज्म का क्या महत्व है। ठीक है, देखिएगा, पहला है औषधि के विकास में, औषधि के विकास में आइसोमेरिज्म किस प्रकार से लाभदायी है, उपयोगी साबित होती है। देखिए औषधि विज्ञान में औषधियों की समाप्ता महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न समावयवों के औषधीय प्रभाव भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक समावयव किसी बीमारी के उपचार में प्रभावी हो सकता है, जबकि दूसरा अप्रभावी हो सकता है या उसके हानिकारक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, तो समावयवता में क्या होते हैं, उसके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो औषधि के विकास में भी दोनों अलग अलग समावयव भी अलग अलग प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। यानी एक हमें हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है और दूसरा वो हमारे शरीर को फायदेमंद भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आइसोमेरिज्म को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चयापचय और गतिविधि। ठीक है, तो जैव रसायन विज्ञान में समावयवता ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि शरीर विभिन्न यौगिकों का चयापचय कैसे करता है, उपापचय क्रिया कैसे करता है, क्योंकि विभिन्न समावयवों के बीच एंजाइम की अंतक्रिया भिन्न भिन्न हो सकती है। दवाओं में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दवाओं के ऑप्टिकल आइसोमर्स एनेंशियोमर में अक्सर अलग अलग जैविक गतिविधियां होती हैं। उदाहरण के लिए किसी दवा का एक एनेंशियोमर चिकित्सीय हो सकता है, जबकि दूसरा विषाक्त भी हो सकता है। तो एनेंशियोमर, किसी दवा का एनेंशियोमर किसी दूसरी बीमारी के लिए तो लाभदायी होगा, लेकिन और अगर दूसरी दवा बीमारी हो तो उसके लिए और खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेरिज्म इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, औषधीय विज्ञान रसायन में, औषधीय रसायन विज्ञान में समावयवता के उदाहरण देखिए। थैलिडोमाइड, थैलिडोमाइड क्या होता है, शामक और मतली रोधी दवा, थैलिडोमाइड एक उदाहरण है। ठीक है, तो शामक और मतली रोधी दवा थैलिडोमाइड एक ऐसा उदाहरण है जिसमें एक एनेंशियोमर सुबह की बीमारी के इलाज में प्रभावी था, लेकिन दूसरे ने जन्म दोष का कारण बना। ठीक है, इबुप्रोफेन, इबुप्रोफेन क्या होता है, ये दर्द से राहत देने वाली दवा है। ठीक है, दर्द से राहत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इबुप्रोफेन भी दो एनेंशियोमर का एक रेसिमिक मिश्रण है। एक एनेंशियोमर इसके सूजन रोधी प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, जबकि दूसरा निष्क्रिय भी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा बायोमोलिक्यूल, यानी बायोमोलिक्यूल्स में हम क्या पढ़ेंगे, जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं जैव अणु, ओवरव्यू ऑफ बायोमोलिक्यूल, जैव अणु का अवलोकन। परिभाषा देखिए, बायोमोलिक्यूल वे अणु होते हैं जो जीवित जीवों की संरचना और कार्यप्रणाली में शामिल होते हैं। ठीक है, यानी बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, ये जीवित जीवों की संरचना और कार्यप्रणाली में शामिल होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे कार्बनिक यौगिक भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, बायोमोलिक्यूल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे कार्बनिक यौगिक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो नर्सिंग में महत्व, जैव अणुओं की संरचना और कार्य को समझना नर्सिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह शरीर की प्रक्रियाओं, ठीक है, जो भी क्रियाएं होती हैं शरीर में, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, चयापचय क्रिया, रोग तंत्र या दवा की परस्पर क्रिया को समझने का आधार प्रदान करते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। देखिए क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जैसे देखिए ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं। और भी है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट
यानी कार्बो यानी कार्बन, हाइड्रेट मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक बनता है। ये शरीर के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत भी होते हैं। इनका कार्य क्या है? प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, यानी शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक्ट एज ए स्टोरेज फॉर्म टू एनर्जी ग्लाइकोजन इन एनिमल, स्टार्च इन प्लांट, यानी जो एनिमल्स में ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है और प्लांट्स में स्टार्च के रूप में संचित रहता है, जो कि एनर्जी का स्रोत होता है। प्ले ए रोल इन सेल रिकॉग्निशन एंड सिग्नलिंग, और ये सेल के निर्माण में भी भूमिका निभाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, मोनोसैकेराइड, देखिए कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं। पहला मोनोसैकेराइड, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? ये एक सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें सरल शर्कराओं में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड ये सरलतम रूप होता है जिसे सरल शर्करा में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल शुगर यूनिट, यानी इसमें सिंगल शुगर यूनिट के मिलने से बनता है, ठीक है। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड क्या होती है? फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ टू मोनोसैकेराइड, यानी दो मोनोसैकेराइड के बनने से डाइसैकेराइड का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए मोनोसैकेराइड में क्या होता है? एक सिंगल शुगर यूनिट होती है, ठीक है, और डाइसैकेराइड में दो मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं, ठीक। जैसे सुक्रोज, सुक्रोज में ग्लूकोज फ्रुक्टोज जुड़ता है, लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज जुड़ता है, माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़ता है, ठीक है। तीसरा पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि मेड अप ऑफ मल्टीपल मोनोसैकेराइड यूनिट, यानी ये बहुत ही जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं जो कई प्रकार के मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। जैसे स्टार्च, स्टोरेज फॉर्म इन प्लांट, यानी स्टार्च किसमें पाया जाता है? ये प्लांट्स में पाया जाता है। ग्लाइकोजन ये एनिमल्स में पाया जाता है। सेल्यूलोज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन प्लांट सेल वॉल्स, यानी जो प्लांट्स की भित्ति होती है, बॉल्स, ठीक है, प्लांट्स की सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, उसमें सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट की संरचना देखिए, क्या स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट का? कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ सिंपल शुगर और सैकेराइड, यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण विभिन्न प्रकार के सिंपल शुगर या सैकेराइड के रिपीट होने से होता है, ठीक है। जब हम विभिन्न प्रकार के सिंपल शुगर और सैकेराइड को जोड़ दें तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ग्लूकोज इज द मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज जो है वो एक सामान्य मोनोसैकेराइड है एंड इज इसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन द बॉडी, और शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, नर्सिंग में महत्व। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड क्विक एंड एक्सेसिबल एनर्जी फॉर बॉडी फंक्शन, यानी कार्बोहाइड्रेट शीघ्र और आवश्यक एनर्जी प्रदान करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए शीघ्र और आवश्यक एनर्जी प्रदान करते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया लो ब्लड शुगर के लिए होता है, और हाइपरग्लाइसीमिया ये से हाई ब्लड शुगर कहते हैं। आर क्रिटिकल टॉपिक्स रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन नर्सिंग, ठीक है। तो लो ब्लड शुगर क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया, और हाई ब्लड शुगर में क्या हो जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ठीक है। ये नर्सिंग में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। देखिए क्या है प्रोटीन? इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन, प्रोटीन का परिचय। प्रोटीन जो है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बने बड़े जटिल अणु होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? ये अमीनो एसिड से बनते हैं। ये एंजाइम उत्प्रेरक, संरचनात्मक समर्थन और सेल सिग्नलिंग सहित लगभग हर सेलुलर फंक्शन में शामिल होते हैं, ठीक है। और ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड चेन, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर, ये सभी होते हैं इसके, ठीक है। कार्य, कार्य देखिए प्रोटीन के क्या कार्य हैं? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ठीक है, संरचनात्मक तत्व, जैसे कोलाजन इन कनेक्टिव टिश्यू, केराटिन इन हेयर, ठीक है। जो कोलाजन है वो टिश्यूज, ऊतक के निर्माण में होता है, ठीक है, ऊतकों में पाया जाता है। और क्रेटिन नामक प्रोटीन ये हेयर्स में पाई जाती है, ठीक है, बालों में। एंजाइमेटिक फंक्शन, एंजाइमेटिक फंक्शन एंजाइम के लिए देखिए कैसे किस तरीके से कार्य करता है। ये कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए कैटेलाइज करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल्स का
ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज करता है। जैसे हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन, यानी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो प्रोटीन परिवहन का कार्य भी करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इम्यून रिस्पॉन्स यानी इम्यून सिस्टम को भी बनाए रखता है, जैसे एंटीबॉडी प्रतिजैविक के रूप में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की संरचना देखिए। प्राथमिक संरचना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो एसिड का रैखिक अनुक्रम होता है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें क्या होती है, एक सीधी श्रृंखला होती है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड की एक सीधी श्रृंखला होती है। द्वितीय संरचना में हाइड्रोजन बंध के कारण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट में मुड़ना, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी जब हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो उसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है वो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट में मुड़ जाती है। तृतीय संरचना, प्रोटीन का समग्र त्रिआयामी आकार जो अमीनो एसिड की पार्श्व श्रृंखलाओं आर समूहों के बीच परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तृतीय संरचना में क्या होता है, इसमें 3D शेप बन जाती है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की 3D संरचना बन जाती है। चतुर्धातु संरचना, टर्शरी स्ट्रक्चर देखिए क्या है, एक क्रियात्मक प्रोटीन, कार्यात्मक प्रोटीन में कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की व्यवस्था होती है। जब कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जुड़ जाती हैं तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है उसमें 4 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड की। क्या होते हैं अमीनो एसिड, देखिए अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण खंड होते हैं। कुल 20 अमीनो एसिड होते हैं और उन्हें आवश्यक शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता और गैर आवश्यक शरीर द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए अमीनो एसिड क्या होते हैं, ये प्रोटीन के निर्माण खंड होते हैं और ये कुल 20 होते हैं। ठीक है, इन्हें आवश्यक और गैर आवश्यक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आवश्यक क्या होते हैं, ये शरीर द्वारा संश्लेषित आवश्यक होते हैं जो शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते, और शरीर द्वारा संश्लेषित किया जा सकते हैं ये गैर आवश्यक होते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बंध अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनता है। ठीक है, जो पेप्टाइड बंध है, पेप्टाइड बंध अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, नर्सिंग एंड रिलीवेंस, प्रोटीन चैप्टर और नर्सिंग प्रासंगिकता। देखिए नर्सिंग के क्षेत्र में अमीनो एसिड किस प्रकार से कार्य करता है। पाचन के दौरान प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। जो पाचन क्रिया होती है, जब पाचन क्रिया होती है तो प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाते हैं और फिर ऊतक की मरम्मत, ऊतक की वृद्धि और एंजाइम उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन और एंजाइम पाचन, प्रतिरक्षा कार्य और सेलुलर मरम्मत जैसे विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो हमारे शरीर में प्रोटीन और एंजाइम पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी शरीर की विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के टूट फूट को मरम्मत करते हैं। ठीक है, नर्सिंग में प्रोटीन का अध्ययन कुपोषण, एंजाइमेटिक कमियां और वंशानुगत बीमारी जैसे वंशानुगत विकार जैसे बीमारियों को समझाने में भी मदद करता है। ठीक है, तो प्रोटीन का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। न्यूक्लिक एसिड, देखिए क्या है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का परिचय, परिभाषा, न्यूक्लिक एसिड बड़े बायोमोलिक्यूल होते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो बड़े बड़े जैव अणु होते हैं जो आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित और संचारित करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं, ये जीन्स को प्रभावित करते हैं, यानी आनुवंशिकता, हेरिडिटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड के 2 मुख्य प्रकार हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कार्य देखिए क्या होता है, डीएनए स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड इज इन्वॉल्व इन हेरिडिटी। ठीक है, डीएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और वंशानुगत को प्रभावित करता है, यानी जो आनुवंशिकता होती है, हेरिडिटी, उसको पढ़ने में मदद करता है डीएनए। ठीक है, आरएनए प्लेस ए क्रिटिकल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए क्या करता है, आरएनए प्रोटीन को सिंथेसाइसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। ठीक है, तो डीएनए क्या करता है, ये हेरिडिटी में जो हेरिडिटी को प्रभावित करता है और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की संरचना देखिए, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की संरचना देखिए क्या होती है,
न्यूक्लियोटाइड की दो लंबी श्रृंखलाओं से बनी होती है डीएनए। न्यूक्लियोटाइड की दो लंबी श्रृंखलाओं से बनी होती है जो एक डबल हेलिक्स बनाती है। न्यूक्लियोटाइड संरचना, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट समूह, एक शर्करा और एक नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक फॉस्फेट समूह, एक शर्करा और एक नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं। शर्करा में डीऑक्सीराइबोस पाया जाता है। ठीक है, कार्य, डीएनए किसी जीव का आनुवंशिक खाका तैयार करता है और कोशिकीय प्रकृति को वंशागति में शामिल करता है। तो डीएनए क्या करता है, कार्य करता है बच्चों, ये आनुवंशिक खाका तैयार करता है। आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, देखिए इसकी संरचना क्या है बच्चों, आरएनए एकल रज्जुकीय होता है। ठीक है, आरएनए कैसा होता है, यह एकल रज्जुकीय होता है जो राइबोस शर्करा होती है तथा नाइट्रोजनी क्षारों में से एक के रूप में यूरेसिल थायमिन का स्थान लेता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए के प्रकार, आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए से राइबोसोम तक आनुवंशिक जानकारी पहुंचाता है, यानी मैसेंजर का कार्य करता है, जानकारी पहुंचाना, एमआरएनए। ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमआरएनए को डिकोड करता है। आरआरएनए राइबोसोम का घटक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए प्रतिकृति और प्रतिलेखन। डीएनए प्रतिकृति यह सुनिश्चित करती है कि कोशिका विभाजन के दौरान आनुवंशिक जानकारी की सटीक प्रतिलिपि बनाई जाए। प्रतिलेखन में जीन के डीएनए अनुक्रम को आरएनए में कॉपी करना शामिल है, जिसे फिर प्रोटीन में अनुवादित किया जाता है। ठीक है, तो डीएनए ये हेरिडिटी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग। नर्सिंग में क्या महत्व है, न्यूक्लिक एसिड आनुवंशिक विकार और जीन थेरेपी को समझने में आवश्यक है। ठीक है, कैंसर, आनुवंशिक उत्परिवर्तन और वंशानुगत विकार जैसे बीमारियों में न्यूक्लिक एसिड का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। ये फार्माकोजेनोमिक्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो अध्ययन करता है कि जीन दवाओं के प्रति व्यक्ति की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने विभिन्न प्रकार के टॉपिक पढ़े। ठीक है, जैसे आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा हमने, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा। ठीक, तो ये टॉपिक थे हमारे आज के, तो इन्हें आप विशेष तौर से याद करिएगा। ठीक है, और जो भी आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। ठीक है, हाइड्रोकार्बन भी हमने देखा था आज। ठीक है, तो आज हमने 4 टॉपिक पढ़े हैं। ठीक, इनको आप याद कर लीजिए। कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।